देखेंगे उसके अंदर कि हम यूपीए 3 की गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। रही बात यह है कि बीजेपी सिर्फ अपना अकेला चलना चाहती है और वो कभी किसी को साथ लेके नहीं चलना चाहती। आप देखेंगे पिछले उनके नेता ये बयान देते हैं कि अगर जिसको नहीं रहना है यहाँ पर उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हमारा मानना यह है कि जो हमारे साथ देश को आगे बढ़ाने में जो पार्टियां हमारा साथ दे सकती है हम उनको साथ में ले लगता नहीं, लेकिन लगता नहीं जो पार्टियां आपको सपोर्ट कर रही थी यूपीए 1 यूपीए 2 में वो भी विफल गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं कोई हमारी पार्टी नहीं बिखरी है और हमें उम्मीद यह है कि यूपीए 2 में तृणमूल कांग्रेस की आपको सपोर्ट में जी। मैं एक चीज में देखिए मैं अभी आपके पास आ रहे हैं, मेरी एक बात सुन लीजिए राहुल नंदन सिंह, अभी आपके पास अलायंसेज अभी आपके पास आ रहे हैं अभी जी हाँ। जो बात हो रही है यूपीए 3, हमने भी बहुत सारे नेताओं से बातचीत की है, कांग्रेस के और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनके तमाम नेताओं से बातचीत हुई है। सब लोग यूपीए 3 की बात कर रहे हैं। यूपीए 3 रिपीट होगा। राहुल गांधी या सोनिया ने कभी ऐसा नहीं कहा। राहुल गांधी ने भी सेकंड रैंकिंग थर्ड रैंकिंग लोग मन बनाने के लिए कहा हम फिर लौटेंगे सत्ता जी। बीच में कंट्रोवर्सी आई थी, सलमान खुर्शीद के एक बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया मीडिया में कि उन्होंने कहा था हम थर्ड फ्रंट को सपोर्ट करेंगे। कल सलमान खुर्शीद से जब यही बात पृथ्वीराज चौहान ने भी कुछ कही, हाँ, तो वो इस पर नाराज थे, बल्कि जिस चैनल ने उसके साथ उनके बयान को तोड़ा मरोड़ के पेश किया था उन्होंने उसे इंटरव्यू देने से मना किया कि नहीं, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे हम नहीं कहेंगे। पर जो ये कॉन्सेप्ट है यूपीए 3 राजीव जी, इसमें एक पेच ये है कि अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सरकार बनाने की पोजीशन में आते हैं, या ये जो चारा डाला जा रहा है सेकुलर फ्रंट या यूपीए कांग्रेस की तरफ से, इसका एक मतलब ये भी है कि ये यूपीए होगा, तीसरा मोर्चा नहीं होगा, कांग्रेस के साथ कुछ और दल आ जाएंगे, वो यूपीए नाम उसका होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर यूपीए कांग्रेस का नहीं होगा। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों से कहेगी कि भाई आप अपना एक नेता चुन लीजिए, उसको हम सपोर्ट दे देंगे, लेकिन रहेगा क्या यही वजह है कि राहुल गांधी का नाम अभी तक आगे नहीं आया है? नहीं, वजह नहीं। राहुल गांधी जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये बात साफ कर दी गई थी कि इस देश में परंपरा नहीं है प्रधानमंत्री पद का। कोई जो बार बार बीजेपी के नेता अपने 1 मिनट के भाषण में 4 बार बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, अरे प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का थोड़ी होता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चुनाव का, प्रधानमंत्री पद का चुनाव का मुझे बताइए आप, 9 चरण हो चुका है, लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है ना, तो प्रधानमंत्री पद का चुनाव कब हो रहा है जिसके नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है? बिल्कुल। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये संविधान के ही खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ है ये। भाई सांसद आएंगे, जीतेंगे, सांसद अपना नेता चुनेंगे, आपने सांसदों का अधिकार अतिक्रमण कर लिया। कांग्रेस ने खुलासा किया था, कांग्रेस ने कभी भी किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, मैंने अभी सवाल नहीं पूछा है। एक मिनट राहुल नरेंद्र सिंह, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, बहुमत मिलता है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? जी, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कौन तय करेगा? प्रधान हमारे तय जी। ये जो एमपी चुन के आएंगे उनके हाथ में क्या है? ये तो कांग्रेस के पास हिम्मत नहीं। कांग्रेस छोड़िए, आप बताइए ना। पा रहे आप नहीं बता पा रहे। मैंने नरेंद्र भाई जी, अगर तो सुप्रीम कोर्ट का ढंग का जज बैठा होगा तो बीजेपी की वाले तरफ हो जाएगी सवाल पर। आप अभी स्पीच तय करते हैं ना कि पीएम 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, पार्लियामेंट 16वीं लोकसभा के चुने हुए सांसदों का है कि वो अपनी पार्टी के किसको नेता चुनते हैं। 15वीं लोकसभा के सांसद या चंद 20 नेता पार्लियामेंट में बैठ के ये बताइए कौन बनेगा? सांसद तय करते, सांसद। जी बोलिए। जी देखिए, हमारे घोषित प्रधानमंत्री हमारे पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी क्लियर है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है जी। अब वो सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा है। 1 मिनट, और अगर मान लीजिए आप राहुल नंदन सिंह, अगर मान लीजिए कि क्षेत्रीय दल की जरूरत पड़ी और मोदी के नाम पर सहमति नहीं मिली, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होगी, देखिएगा तो ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मोदी के नाम पर सहमति नहीं हुई तो क्षेत्रीय दल सपोर्ट अगर नहीं करते हैं तो क्या मोदी का विकल्प कोई है पार्टी में आपके सामने? देखिए, इस पे कोई बहस का विषय ही नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, एक बात क्लियर कर देता हूँ। यही वजह है कि देश में बनता है यही वजह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की टीम में असहमति की कोई जगह नहीं है। या तो जो कह रहे हैं उसे मान लीजिए, वरना आपका फिर आप वीरेंद्र सिंह ये सबसे बड़ा वीरेंद्र सिंह जी, मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं बंबई में जब मेरे चुनाव में ड्यूटी थी पूनम महाजन के में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, आपके सहयोगी नहीं आए थे। उस
राहुल जी की बांद्रा कुर्ला में जो मीटिंग थी, रात की रैली थी 8 बजे की, उसमें शरद पवार जी ने शिरकत नहीं की। आप अपना देखिए, आप हमारे बारे में पूछ रहे हैं, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह अभी आपके पास आ रहे हैं, 1 मिनट, ये वीरेंद्र सिंह तो वो क्यों नहीं आए? जो एक मिनट, राव वीरेंद्र सिंह आपको आते हैं, ध्यान रखिए। वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी यूपीए 3 का सपना देख रही है, बनाने का दावा कर रही। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि बीते 10 सालों से आपकी गवर्नमेंट थी और यह गवर्नमेंट आपका अलग से नहीं थी, एक वो था, यूपीए था जी। यूपीए के जो एलाइज पार्टनर थे, जो बहुत विश्वसनीय थे, अगर हम डीएमके की बात करें, जो किसी भी वो तो जल है, कहीं भी मेंटेन किसी भी बर्तन में डाल देंगे वहां फिट हो जाते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट थी एनडीए के, तो उसमें शामिल थे, और आपकी सरकार बनी तो वो शामिल हो गए। वो भी अभी आपके साथ आने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी भी नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी थोड़ा सपोर्ट करती हुई दिखती है, क्योंकि वो कई चीजों में फंसे हुए हैं, बीएसपी भी शायद सपोर्ट कर दे आपको। ऐसे स्थिति में आपकी पार्टी क्या इन लोगों से सपोर्ट लेकर गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में होगी? देखिए, आप 372 की बात करेंगे? अभी बात वही आई थी कि जब एक नतीजा आ जाएगा और उस नतीजे के बाद में अगर कहीं कोई ऐसा कॉमन फॉर्मूला बनता है और जिसमें कि हमारे सहयोगी लोग जो पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम मोदी जी को समर्थन नहीं करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें एक कॉमन एजेंडा बना कि हम वहां पर थर्ड फ्रंट भी कभी पैदा होने की गुंजाइश है। 1 मिनट, यूसुफ अंसारी, थर्ड फ्रंट की जब हम बात करते हैं तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जिनको न बीजेपी चाहिए न कांग्रेस चाहिए, तो फिर कहां जाएंगे? वो क्या करेंगे? वो अलग अलग खेमे में बैठ करके वो गवर्नमेंट देखिए के सामने। अभी आज की तारीख में 16 मई से पहले निश्चित तो कोई थर्ड फ्रंट का वजूद नहीं है। एक फेडरल फ्रंट है, लेकिन वो कोई फॉर्मल फ्रंट नहीं है। बिल्कुल, कोई फेडरल फ्रंट जो बनाया था कुछ क्षेत्र, जितनी पार्टियां हैं उसके अपने अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने वो है, बात वो नहीं। थर्ड फ्रंट डिपेंड करेगा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, बीजेपी के सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए को कितनी सीटें मिलती हैं, और कांग्रेस के सहयोगी दलों को मिलाकर के यूपीए को कितनी सीटें मिलती हैं। उसके बाद जो बचते, जो इधर उधर नहीं जाना चाहते, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे दल हैं यूपीए और एनडीए के अलावा जो कहीं नहीं है, लेकिन वो एक साथ तीसरे किसी फ्रंट में भी नहीं रह सकते हैं। लिहाजा उनके अंदर ये गुंजाइश होगी कि वो या तो यूपीए की तरफ जाएंगे या जाएंगे बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ। लेकिन एक सिग्निफिकेंट बयान जो एबी वर्धन का 2 दिन पहले आया था सीपीआई के, जिन्होंने कहा था कि भाई देश को एक सेकुलर सरकार देने के लिए हम ममता बनर्जी का समर्थन कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का कल अखिलेश यादव ने मायावती को पहली बार शायद बुआ कह के पुकारा है। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शायद एक ऐसे हालात बन सकते हैं कि जहां लेफ्ट और ममता राष्ट्रपति के चुनाव में अच्छा धोखा हुआ था एक दूसरे के बीच में। ठीक है, वो हुआ था, राजनीति में सब चीज। यूसुफ जी, एक सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी आपस की जो लड़ाई है वही खत्म नहीं हो रही है, तो फिर आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? कैसे समर्थन? रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां, इनमें ही इतनी आपस में जंग नहीं है उनकी, आप गलत सोच रहे हैं। आप ये देखिएगा कि डिपेंड करेगा कि किसके पास नंबर ज्यादा होते हैं। और आप कांग्रेस के पास अभी भी एक पैतरा है, एक दांव है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के साथ उसके सहयोगी दल है, कम है लेकिन है। कांग्रेस के साथ एनसीपी है, मुस्लिम लीग है, छोटे मोटे हैं। पिछले बार जो यूपीए के थे वो सब चले गए हैं, छोटे मोटे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास अब ये गुंजाइश है कि अगर नॉन कांग्रेसी नेता को कांग्रेस यूपीए का विधायक संसदीय दल का नेता बना देती है, किसी वरिष्ठ आदमी को, उसके बाद ओनस हो जाएगा साहब, उसके नाम पर वो उसकी जिम्मेदारी समर्थन जुटाए। तो राजनीति में तमाम तरह के खेल होते हैं। 16 तारीख के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे, दो संभावनाएं होंगी, या तो बीजेपी और एनडीए को पूरा बहुमत मिलेगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या ये संभावना होगी कि साहब यूपीए को पूरा बहुमत मिलेगा और कांग्रेस राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यह संभावना होगी कि साहब किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। तो बहुमत किसी को नहीं मिलेगा तो फिर सरकार तो बननी है ना भाई। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन तो नहीं हो सकता, बिल्कुल। प्रधानमंत्री की पोस्ट 1 मिनट के लिए खाली नहीं हो सकती, तो सरकार बनानी पड़ेगी और इन्हीं में से बनानी पड़ेगी। राव नरेंद्र सिंह भी उसका विकल्प नहीं है। राव नरेंद्र सिंह, ये आपको किसने बताया कि कांग्रेस आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को 372 मिलने जा रहा है? किसने आपको बताया? कब बताया? आज सुबह बताया, अभी बताया, क्या बताया? देखिए, मेरे को ये पार्टी ने नहीं बताया। यहाँ आने के पहले आकर ये जानकारी किसने दी? मैंने आपको बताया कि मैं 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की। अरे, आपने उसके बारे में कटाक्ष भी किए जो मुझे मान्य है, कोई बात नहीं।
लेकिन मैं अपना स्टेटस चेक करा सकता हूं कि मैंने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा टिकट होगा, आपको उसका प्रूफ होगा, वो नहीं कह रहा हूं। भावनाएं और मैं लोगों की भावनाएं आपके सामने रखना हूं। राव नरेंद्र सिंह और अपना आकलन। राव नरेंद्र सिंह, आपकी यात्रा पर हमें कोई शक व शुभा, कोई आशंका नहीं है, कोई शक नहीं है, आपने यात्रा की होगी। इतने आत्मविश्वास तो शायद मोदी में भी नहीं है, लिहाजा वो क्षेत्रीय दलों की खिड़की नहीं ताकते। देखिए, सेनापति जो है वो तो गाइड होता है, सेनापतियों में उत्साह होता है। तो हम तो वो सेनापति हैं जिनमें उत्साह है, जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया है और उनका दिशा निर्देश थे, और वही दिशा निर्देश हमें इतना बल दे रहे हैं कि आज मैं उस बल से कह पा रहा हूं कि हम इतनी सीटों पे आ रहे हैं अपने भाइयों को साथ लेके, जो हमारे गठबंधन में है। आज से नहीं, 20-25 साल से साथ में शिवसेना है, शिरोमणि अकाली दल है, हमने उनको छोड़ा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने आपकी पार्टी को तलाक दे दिया है। 17 साल। देखिए, ये नीतीश जी का अपना मामला है, लेकिन हमने तो नीतीश जी को नहीं कहा। आपकी पार्टी के 11 मंत्रियों की नौकरी बचाने के लिए आपकी पार्टी ने तमाम अपमान झेले, और वो 17 साल तक अपमान झेले, और आप कह रहे हैं कि उनका फैसला था। ये नीतीश जी का फैसला था जी, हमने नहीं फैसला लिया। क्यों फैसला हुआ? उनका साथ छोड़ रहे हैं। वो फैसला इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी की छवि किसी और तरीके से लोग देखते हैं, लिहाजा मोदी को वो प्रधानमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। और आप ये कहते हैं कि लालू पार्टी हमारे साथ हैं। देखिए जी, ये शिवसेना के बार कर चुके थे। मेरे हिसाब से विषय नहीं है, शिवसेना में भी सब कुछ सहज नहीं है। शिवसेना में भी मोदी को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। बिल्कुल। कौन कह रहा है? कोई बात बताइए आप, मैं उसका उत्तर देता हूं अभी आपको। उद्धव ठाकरे बार-बार बताइए कोई ऐसा। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा और फिर राज ठाकरे ने क्या कहा, गडकरी से क्या कहा? मैं राज ठाकरे की बात नहीं करता, मैं उद्धव जी, मैं राज जी की बात नहीं करता। राज भाई क्या बोलते हैं? एमएनएस की राज भाई जी का बड़ी तो थी, एमएनएस नितिन गडकरी वहां बकायदा मिलने भी गए थे, तो ये क्या था? किस नितिन जी से पूछिए, नितिन जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो इसका जवाब। आपके पास पर्सनल गए थे या ये मीडिया बोल रहा है, वो पर्सनल हो सकता है, उनकी पर्सनल व्यक्तिगत मुलाकात रही हो। तो फिर शिवसेना को क्यों? मैं जी से भी मिलने जा सकता हूँ जी, मेरी पर्सनल हो सकती है जी, मेरी कोई अपना पर्सनल या जनता का। बिल्कुल। अभी आपके पास लौटते हैं ये वीरेंद्र सिंह, ये अमेठी में ऐसा क्या कुछ हुआ कि पूरी ताकत लगानी पड़ी इस बार? नहीं, ऐसा कुछ जिस व्यक्ति को आप प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मान रहे हैं, पूरी पार्टी उनके आसपास घूम रही है, उस व्यक्ति को जिताने के लिए आपके पूरा संगठन, पूरे लोग लग गए, क्या था? नहीं, वहां ऐसा कई वरिष्ठ नेताओं को वहां एंट्री नहीं मिली, जैसा यीशु कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब था? क्या हुआ? क्यों डर है? क्यों संकेत है वो? और 8वें चरण में खुद वहां पे पोलिंग वाले दिन राहुल गांधी को मौजूद होना पड़ा वहां। बिल्कुल ऐसा शंका थी वैसे? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद अमेठी भी गया था जी, और मैंने बताऊं आपको, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वीरेंद्र सिंह जी, ऐसा ही है। अभी देखिए, मैं बताऊं आपको, अगर ऐसा होता तो नरेंद्र भाई 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ते, खाली वाराणसी से चुनाव लड़ते और 1 जगह से जीत के दिखाते। राहुल जी सिर्फ 1 जगह से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में तो परंपरा रही है, आपका जो भी अमेठी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जी, और अमेठी जो है पूरी तरह से राहुल जी के साथ में है, और वहां का एक आदमी उनके साथ में है। ये चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि नरेंद्र भाई को भेजा, उनको किसको भेजा। काफी एक्स एमएलए और पूरे देश से लोग वहां पर कैंप कर रहे हैं। पूरे देश से कहीं कोई नहीं गया, मैं बताऊं। जीवन मेरा समोसा क्यों खाना पड़ा आखिरी दिन वहां पर? इससे पहले तो उन्होंने कभी नहीं खाया था, पोलिंग जो डे था उस समय। देखिए, ये अगर उन्होंने नई शुरुआत करी है, जिस दिन पोलिंग जो है होता है और वहां पर प्रत्याशी को होना चाहिए, अच्छी बात है। वो चाय की चुस्की ले रहे होंगे वहां पे। ये नरेंद्र भाई की कॉपी कर रहे हैं, जो उनके बस की नहीं है कॉपी करना। नहीं, कॉपी को असलियत में करते हैं, वो उसका कॉपी करते हैं। राव नरेंद्र जी, ये तो आपका फायदा है अगर परंपरा को, चाय की चुस्की को आगे बढ़ा रहे हैं तो। नहीं, चाय वाला हूँ, चाय पे बीजेपी। मैं किसान परिवार का हूँ तो मैं बोल सकता हूँ। ये बेकार की बहस है। राहुल गांधी जब अमेठी में जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, घर में भी जाते हैं, चाय भी पीते हैं। मैं आपको बता दूं, 28 मार्च 2004 को जब उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था जगदीशपुर से
और उसके बाद वो अमेठी गए थे। तो रास्ते में उन्होंने एक चाय वाले थे, उनके पास बैठ के बोले भैया चाय बना के दो। चाय पी और मैं बाद में क्या नाम था जी उसका चाय वाले का? आप बोलने दीजिए, आप लोगों के बड़े खराब आदत है बीच में टोकने की। नाम उनका नाम क्या? चाय पे तो मोदी जी का और सच सबको कड़वा लगता है। हाँ भाई, आप ही चाय वाले का नाम क्यों आप पूछ रहे हैं?